हेलो एवरीवन। आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो क्लास 11 वेस्ट बंगाल बोर्ड में क्लास 11 सेम 1 में है और जिनका अभी तक हिंदी और इंग्लिश जो है वो उस सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको जैसे पता है कि आज 4 अगस्त है और एक महीना आपका बचा एग्जाम का बाबू, ठीक है। तो अभी भी जिन बच्चों ने अपना हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस कवर नहीं किया है, जो लोग ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं उनको पता है कि हम लोगों ने आज से एक कोर्स का पूरा पैकेज लॉन्च किया है जिसमें हिंदी और इंग्लिश आप लोग को ओनली 700 में कवर कराया जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ 700 रुपए में पूरा का पूरा हिंदी और पूरा का पूरा इंग्लिश क्लास 11 सेम 1 के लिए है। जो भी स्टूडेंट आर्ट्स के हो, साइंस के हो या कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप सबके लिए वीडियो है, ठीक है ना। आप सबके लिए पैकेज होगा। अगर अभी भी आपका हिंदी इंग्लिश का कवर नहीं हुआ है, सब्जेक्ट पूरा सिलेबस कवर नहीं हुआ है, तो विद इन 1 मंथ हम लोग आपको कवर करके देंगे विथ पीडीएफ नोट्स। आपको बुक्स का भी जरूरत नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पीडीएफ में, एमसीक्यू सेट्स वगैरह सब कुछ, ठीक है ना। अच्छा, ये आज फर्स्ट वीडियो है, आज फर्स्ट क्लास है, तो आज का क्लास यूट्यूब वगैरह में सब जगह अवेलेबल है, आपको सब जगह दिख रहा है। बट इसके बाद से जो लोग इनरोल होंगे सिर्फ वही इस क्लास को कर पाएंगे। आपको स्क्रीन में देखिए नीचे में एक नंबर चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, दैट इज 7980782512, ठीक है ना। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं। बट फिर भी आपसे कह देते हैं, कोई अभी भी कोई ऐसे बच्चे हैं, चाहे वो आर्ट्स में पढ़ रहे हैं, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट है, चाहे वो कॉमर्स के स्टूडेंट है, आप सब ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल बोर्ड के। ओके, अच्छा, सारा नोट्स तो आपको मिल जाएगा। आज का फर्स्ट चैप्टर जो है वो हम लोग हिंदी कर रहे हैं आज हम लोग, और हिंदी में आज हम लोग करेंगे यूनिट 1 में साहित्य क, ठीक है ना, काव्य, पहेलियां, बूझ पहेली, ठीक है ना, जो कि अमीर खुसरो जी का है। अच्छा, सारा पैटर्न वगैरह जो है वो एक सेपरेट वीडियो में आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना बाबू। अभी फिलहाल ये देखिए कि ये जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, वो हम लोग इस चैप्टर में कवि परिचय करेंगे और उस चैप्टर को पढ़ेंगे, एमसीक्यू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, चलिए तो बढ़ते आगे। देखिए इस तरह से आपको पूरा कलरफुल नोट्स बाबू, पूरा वेस्ट बंगाल में ऐसा कलरफुल नोट्स क्लास 11 के लिए नहीं मिलेगा बाबू, पूरा वेस्ट बंगाल में नहीं मिलेगा आपको, हम आपको गारंटी देते हैं, ठीक ना। पूरा का पूरा बुक्स और विथ एमसीक्यू, ये पूरा का पूरा पीडीएफ भी आपको बाद में मिल जाएगा। ये पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हम अटैच कर देंगे, आफ्टर क्लास ये आपको मिल जाएगा। बट नेक्स्ट इसके बाद से जो नोट्स होगा, ठीक है ना, तो जो बच्चे ज्वाइन होंगे सिर्फ उन्हीं के लिए होगा वो नोट्स, ठीक है ना बाबू। तो फटाफट से आप नीचे जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है उस पर मैसेज करके इनरोल हो जाइए। ओके, चलिए तो आज हम लोग पहले देखेंगे कवि परिचय। तो पहले कवि परिचय क्या है, अमीर खुसरो जी के बारे में हम लोग देखेंगे। अमीर खुसरो जी जिनके द्वारा ये जो पहेलियां है लिखा गया है, नीचे बहुत सारे पहेली है, वो दिखाएंगे, 10 पहेली आपको करना है। ओके, तो पहले उनका हम लोग कवि परिचय हम लोग देखेंगे। चलिए, तो अमीर खुसरो जी का जन्म कब हुआ? 1253 में, ठीक है ना, कितना? 1253 ईस्वी में, ठीक है ना। अच्छा, कहां पे हुआ? एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ, जो कि गंगा के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। ये सारा पॉइंट्स भी आपको करना पड़ेगा बाबू, सबका एमसीक्यू है, ठीक है ना, इन सबसे भी एमसीक्यू निकल के आएगा। जन्म कब हुआ? 1200 कितना 53, है ना, 1253 ईस्वी में एटा में हुआ। उत्तर प्रदेश के एटा नामक स्थान है, ठीक है ना, पटियाला नामक कस्बा है जो कि गंगा के किनारे बसा हुआ है, वहां उनका जन्म हुआ। वे मध्य एशिया के लाचन जाति के, ठीक है ना, मध्य एशिया के लाचन जाति के तुर्क सैफुद्दीन के पुत्र थे। इनके पुत्र थे सैफुद्दीन, ठीक है ना, इनके पुत्र थे। लाचन जाति के तुर्क जो है वो चंगेज खां के आक्रमण से पीड़ित होकर, चंगेज खां, ठीक है ना, चंगेज खां के आक्रमण से पीड़ित होकर बलबन के शासनकाल में 1266 से लेकर 1286 के बीच, है ना, इनके राज्यकाल में ये लोग शरणार्थी बने, ठीक है ना, और शरणार्थी बन के भारत में आकर बस गए। अमीर खुसरो जी के बारे में है, ठीक है ना। ये लोग 1266 से 1286 के बीच जो बलबन का शासनकाल रहा, इस वक्त भारत में ये लोग शरणार्थी बनकर आकर बसे। क्यों? क्योंकि चंगेज खां के आक्रमण से बचने के लिए, ठीक है ना बाबू। आगे देखिए,
खुसरो के बारे में हम लोगों को ये जानकारी मिलती है कि उनको फारसी और हिंदी दोनों भाषाओं में बहुत सारे वो रचनाएं लिखे थे, है ना। तो किस लैंग्वेज में? फारसी और हिंदवी। ओके, एक बार फिर से बता देते हैं, जन्म कब हुआ? 1200, हाँ 12, मतलब आप जैसा बोलिएगा चलेगा, इंग्लिश हिंदी। अभी हम लोग हिंदी में बोले इसलिए हम लोग हिंदी बोले। 1200 कितना? 1253 में, ठीक है ना। एटा उत्तर प्रदेश पटियाला नामक कस्बे में, है ना, पटियाला नामक कस्बे में, जो कि गंगा के किनारे बसा हुआ है। ये लोग लाचन जाति के थे। पिता का नाम क्या था? सैफुद्दीन, ठीक है ना। लाचन जाति जो था वो चंगेज खां के आक्रमण से तंग आकर के बलबन के शासनकाल में 1266 से लेकर 1286 में जिनका शासनकाल रहा है, उनके राज्य में वो शरणार्थी बने, भारत में आ गए, है ना। ये फारसी और हिंदी दोनों भाषा में बहुत सारी इनकी रचनाएं हम लोगों को मिलती है। बहुत अच्छे कवि थे। साहित्य के कई कार्यों में गजल, ठीक है ना, मनसवी और कव्वाली और अन्य प्रकार की कविताएं इनमें शामिल है। पूछा जा सकता है गजल, मनसवी और कव्वाली, ठीक है ना। अच्छा, जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग उनकी कविताओं में रुचि रखते हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग, ठीक है ना, क्योंकि पहेलियां है, ऐसे भी इंटरेस्टिंग होता है। आप पढ़ोगे, आपको पढ़ के भी अच्छा लगेगा, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। थोड़ा ऊपर करते बाबू, आगे देखो, यहाँ पे इनका इमेज दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप इमेज देख करके भी, आपको तो बुक में भी दिया है इमेज, बट ब्लैक एंड व्हाइट है। आगे देखिए, तो इसके बाद क्या देखते हैं, जो ज्यादातर प्रेम, आध्यात्मिकता और समाज के अवलोकन के बारे में थी, ठीक है ना, इनकी पहेलियां हैं, ठीक है। जन्मजात कवि होते हुए भी, ठीक है ना, ये जन्मजात कवि थे। जन्मजात कवि होते हुए भी व्यवहारिक बुद्धि की कमी नहीं थी इन्हें, ठीक है। सामाजिक जीवन का भी उन्हें मतलब वहां पे लिखा, सामाजिक जीवन की उन्होंने कभी अवहेलना नहीं की। देखो बाबू, समाज जो है, ठीक है ना, समाज को लेकर चलना पड़ता है। तो इनके बारे में लिखा जाता है कि ये क्या सामाजिक जीवन को लेकर के भी कभी समाज का भी अवहेलना नहीं किए थे। जहां एक और उनमें एक कलाकार की उच्च कल्पनाशीलता थी, वहीं दूसरे ओर अपने समय के सामाजिक जीवन की भी कूटनीतिक व्यवहारिक कुशलता भी उनके अंदर थी, उनमें भी वो दक्ष थे, ठीक है ना। आगे देखिए क्या लिखते हैं, उस समय बुद्धिजीवी कलाकारों के लिए जीविका का उत्तम साधन क्या था? राजाश्रय, ठीक है ना, किसी राजा के आश्रय में आ जाना। उस वक्त क्या लिख रहे हैं, उस वक्त किसी बुद्धिजीवी कलाकारों की आजीविका, वो लोग मतलब जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ करके कमाते हैं, है ना, कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई मतलब अलग अलग तरह का आप कोई जॉब कर रहा है, ठीक है ना। बट क्या है, उस वक्त के लोग जो कवि थे वो क्या करते थे, उनको अपनी आजीविका के लिए किसी न किसी राजा के आश्रय में आना पड़ता था, ठीक है ना। खुसरो ने भी अपना संपूर्ण जीवन राजाश्रय में बिताया है, राजा के किसी न किसी अलग अलग राजाओं के आश्रय में बिताया है। अब वो देखेंगे किनके किनके, ठीक है ना। उन्होंने गुलाम, खिलजी और तुगलक, तीन, गुलाम, खिलजी और तुगलक। तो ये पॉइंट सब याद करने का, ये इसके पहले वाला सब पॉइंट उतना याद करने का नहीं है। ऊपर में देखना है कि गजल, मनसवी और कव्वाली उनके द्वारा लिखा गया है, और उनका जो जन्म है वो कौन सा ईयर में हुआ, वो उनके फादर का जो नाम है वो, ये सब कुछ छोटा मोटा पॉइंट जो है, ये सब जब हम लोग एमसीक्यू करेंगे ना तो वो आएगा फिर से, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि उन्होंने गुलाम, खिलजी और तुगलक तीन अफगान राजवंशों में तथा 11 सुल्तानों का उत्थान पतन, मतलब उनका उत्थान उनका पतन अपनी आंखों से देखा है बाबू। तीन जो है, ये तीन जो है राजवंश है, क्या क्या है, गुलाम, खिलजी और तुगलक, ये तीनों राजवंश देखे हैं अपने आंखों से। 11 सुल्तानों को उठते और गिरते देखे हैं अपने आंखों से, ठीक है ना। आश्चर्य है कि निरंतर राज दरबार में रहने पर भी खुसरो ने कभी उन राजनीतिक षड्यंत्रों में किंचित मात्र भाग नहीं लिया, ठीक है। ये रहे तो भले राज घराने में रहे, ठीक है, मतलब राज दरबार में रहे, घराने में नहीं, राज दरबार में रहे, लेकिन किसी भी तरह का राजनीतिक षड्यंत्र में वो हिस्सेदारी नहीं लिए, जो प्रत्येक उत्तराधिकार के समय अनिवार्य रूप से होते थे। मतलब क्या होता था कि इन लोग को इन्वॉल्व होना पड़ता था, ठीक है ना, बट ये इन्वॉल्व नहीं हुए थे, ठीक है ना। आगे
इसके बाद क्या देखते हैं, राजनीतिक दांव पेच से अपने को सदैव वो जो है अनासक्त रखते हुए खुसरो ने एक कवि, कलाकार और संगीतज्ञ और सैनिक ही वो बने रहे। वो क्या क्या बने रहे, कवि, एक कलाकार, संगीतज्ञ और सैनिक, ठीक है ना, कवि, कलाकार, संगीतज्ञ और सैनिक, ठीक है ना, ये बने रहे वो, ठीक है ना। आगे चलिए, ऊपर हम लोग थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद इनके पिता के बारे में लिखते हैं कि अमीर खुसरो के पिता जो थे वो स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे। इसका हम लोग को रिकॉर्ड कहां से मिलता है, क्योंकि उन्होंने अपने काव्य संग्रह, जिसका नाम क्या है, गुड़तल, है ना, गुड़तुल कमाल की में वो बताए हैं उनको उम्मी। गुड़तुल कमाल उनका द्वारा लिखा एक काव्य संग्रह है, जिसमें वो अपने पिता को उम्मी कहते हैं। उम्मी का अर्थ होता है अनपढ़, ठीक है ना। तो अपने पिता को अनपढ़ बोले हैं, मतलब उनके पिता जो है वो पढ़े लिखे नहीं थे, इससे हम लोग को ये पता चलता है। परंतु फिर भी उनके पिता ने शिक्षा का बहुत अच्छा प्रबंध उनके लिए किया था, ठीक है। ये बात हम लोगों को डॉक्टर सुजात अली, ठीक है, और डॉक्टर सुजात अली संदेवली, ठीक है ना, इनके द्वारा एक संदर्भ मिलता है जिसमें वो लिखते हैं कि 4 वर्ष की उम्र तक अमीर खुसरो पटियाला में रहे। इसके बाद खुसरो सैफुद्दीन उनको अपने हमराह दिल्ली ले लिए और वहां जो है तरबियत का बेहतर इंतजाम उनके लिए किया गया, और वहीं पे वो आगे जाकर के शिक्षित हुए, ठीक है ना। तो ये बात हम लोगों को संदेवली के संदर्भ से मिलता है। तो ये तो एक आपको स्टेटमेंट मिल रहा है। नीचे देखिए क्या लिख रहा है, अमीर खुसरो ने अपने जीवन काल में कई ग्रंथ लिखे, ठीक है ना। उनकी विचारधारा, संगीत, साहित्य, ठीक है, और तर्कशास्त्र और धार्मिक विषयों में व्याख्यान शामिल है। कहाँ कहाँ है, किस किस क्षेत्र में उनका विचारधारा था? उनका विचारधारा था संगीत में, ठीक है ना, साहित्य में, तर्कशास्त्र में और धार्मिक विषयों में व्याख्यान मिलता है। इनकी कृतियां जो है उनकी संख्या अभी बताई तो जाती है कि 99 से अधिक, ठीक है ना, बट चूंकि ये बहुत पहले की बात है इसलिए अभी तक सिर्फ 45 कृतियों का ही पता चल पाया है। कितनी कृतियों का बारे में बताया जाता है? करीबन 99, जिनमें से अभी तक हम लोग सिर्फ 45 कृतियों का ही पता लगा पाए हैं। आगे बढ़िए चलिए, ठीक है। नेक्स्ट, एक नंबर यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे कुछ 3 इनका बारे में यहाँ कृति है जो लिखा हुआ है। खालिक बाड़ी क्या है ये? अब ये इन सब पे एमसीक्यू बहुत जल्दी बनता है, बहुत ज्यादा बनता है। यह ग्रंथ अमीर खुसरो की अत्यंत महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। इसमें उन्होंने तारीख, भक्ति, विचारधारा और धार्मिक मुद्दों का व्याख्यान किया है। खालिक बाड़ी याद रहेगा, खालिक बाड़ी, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, नूसिपी। क्या बोलते बाबू? नूसिपी, ठीक है ना। इस ग्रंथ में अमीर खुसरो ने संगीत, ताल और रागों के विषय में व्याख्यान किया है, ठीक है ना। क्या बोले? नूसिपी में संगीत, ताल और रागों का विषय में, ठीक है ना। इसमें उन्होंने अपने सांगीतिक ज्ञान का भी जानकारी जो है वो हम लोगों से साझा किया है, ठीक है ना। तो 1 नंबर खालिक बाड़ी, 2 नंबर नूसिपी। नंबर 3 दीवाने खुसरो। अभी दीवाने खुसरो क्या है? यह कविताओं का एक संग्रह है। पूछा जा सकता है ना, कि दीवाने खुसरो क्या है? तो ये अमीर खुसरो की कविताओं का एक संग्रह है। इसमें उनकी उर्दू, फारसी, संस्कृत और अरबी भाषाओं में लिखी गई अनेक कविताएं शामिल है, ठीक है ना। यह ग्रंथ उनकी काव्य शैली, भाषा और विचारधारा को समर्पित है, ठीक है ना। तो 1 नंबर आपका खालिक बाड़ी, 2 नंबर हो गया नूसिपी, 3 नंबर हो गया हम लोग दीवाने खुसरो। ये 3 इनके काव्य मतलब कुछ ग्रंथ कृतियां हैं, ठीक है ना। एक एक करके आप सबको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। जैसे फिर से बोल देते बाबू, दीवाने खुसरो जो है ये उनके कविताओं का संग्रह है, ठीक है ना। अच्छा, नूसिपी में संगीत, ताल, राग, ये सब, इन सब के बारे में पता चलता है। खालिक बाड़ी में इन्होंने भक्ति, तारीख, विचारधारा, धार्मिक मुद्दा का व्याख्यान किया है। तो 3 आपको कुछ दे दिया गया। नेक्स्ट आगे देखिए। अच्छा, खुसरो फारसी के महान कवि नहीं थे, ठीक है ना। फारसी के महान कवि नहीं थे। उन्होंने अपनी मातृभाषा किसको रखी? हिंदवी। मातृभाषा क्या थी? हिंदवी, ठीक है ना। इससे उनको बहुत प्रेम था।
ठीक है ना। तो खुसरो की मातृभाषा क्या है पूछा जा सकता है, हिंदवी। खुसरो ने दिल्ली के आसपास की बोली को, जिसे आगे चलकर खड़ी बोली का नाम दिया गया है, ठीक है ना, उसको संवारने, सुधारने और साहित्यिक रूप देने का सर्वप्रथम प्रयास किया। ठीक है, खुसरो ने दिल्ली के जो कि खड़ी बोली है उसको सुधारने, उनको संवारने में और जिसको साहित्यिक रूप देने में उनका प्रथम प्रयास था, ठीक है ना, सर्वप्रथम प्रयास था। कालांतर में यही भाषा परिनिष्ठित रूप में आधुनिक हिंदी बन गई और उर्दू का आधार बनी, ठीक है ना। अच्छा, स्वतंत्र भारत के संविधान में इसी हिंदी को देश की राजभाषा, बाबू देश की कौन सी भाषा, राजभाषा। एक बात पे बता देते हैं, हमारे देश की राजभाषा हिंदी और इंग्लिश है, ठीक है ना, राष्ट्रभाषा नहीं है। आगे इसका गौरव प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, अमीर खुसरो ने ताउम्र अपने जीवन को एक अच्छा इंसान होकर बिताया, ठीक है ना, मतलब पूरा उम्र, सारे उम्र एक अच्छे इंसान बनकर रहे। उन्होंने पूरी उम्र कोई भी गलत कार्य नहीं किया, हर पल वो ईश्वर और अपनी कविताओं में ही डूबे रहे। हिंदी साहित्य में इनका भी बड़ा योगदान रहा है। हिंदी, हिंदवी और फारसी में लिखने के लिए ये जाने जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध है। अमीर खुसरो को भारत का तोता, याद रखना बाबू, भारत का तोता बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको भारत की तोता की उपाधि दी गई थी। पूछा जा सकता है भारत का तोता का उपाधि किसे दिया गया, अमीर खुसरो जी को दिया गया। तो यहाँ पे अब लास्ट में जो है वो इनका एंड का जो है ना वो अंत समय के बारे में बताया गया है। कहते हैं कि वो अपने गुरु निजामुद्दीन मोहम्मद बदायूनी सुल्तान उन्मक शायख औलिया, ठीक है ना, ये उनके गुरु थे, ठीक है ना। उनका गुरु का नाम बाबू याद करना बाबू, ठीक है ना, गुरु का नाम क्या है, निजामुद्दीन मोहम्मद बदायूनी सुल्तान उन्मक शायख औलिया, ठीक है। इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। जब औलिया साहब का देहांत हुआ ना, उन्होंने जब अपना देह त्यागा, इससे वो बहुत ज्यादा दुखी हुए, ठीक है ना, बहुत ज्यादा दुखी हुए। और वो अमीर खुसरो ही थे जिनको बहुत ज्यादा सदमा लगा। तो अमीर खुसरो को अपने गुरु का होने का बहुत बड़ा सदमा लगा। लास्ट जो एंड है बाबू बहुत अच्छा, देखिए कैसे मतलब एक गुरु के प्रति एक शिष्य का समर्पण दिखता है। कहते हैं कि कई दिनों तक अमीर खुसरो ने अपने गुरु की समाधि पर ही सिर टिकाकर वो सोए रहे, ठीक है ना। और फिर एक दिन अक्टूबर 1325 में, ठीक है ना, अक्टूबर 1325 में अमीर खुसरो ने अपने भी प्राण त्याग दिए, ठीक है ना। गुरु की समाधि से सिर लगाकर कई समय तक वो, कई दिनों तक वो सोए रहे, ठीक है ना। और लास्ट डेट अक्टूबर 1325 में उन्होंने अपना प्राण त्याग दिए। तो ये है इनका कवि परिचय। इसमें बहुत सारा एमसीक्यू बन करके निकलेगा। जब एमसीक्यू अब हम लोग करेंगे ना तो इसके अंदर से ये सारा पॉइंट हम लोग फिर से डिस्कस करना होगा हम लोगों को। अब देखो हम लोग इसके बाद हम लोग चलते हैं एक एक करके हमारे पहेलियों पे, ठीक है ना। तो पहला पहेली, ओके, अच्छा थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं और देखो पहला पहेली जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है थोड़ा और बड़ा कर देते हैं अगर नहीं दिख रहा है, ठीक है, सबको दिख ही रहा है। क्या है, बाला था, ये एक्चुअली वो था, ठीक है ना। बाला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम ना आया। बाला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम ना आया। खुसरो कह दिए उसका नाव, अर्थ करो नहीं छोड़ो गांव। मतलब जब वो छोटा था तो वो सबको भाया, और जब बड़ा हुआ फिर वो कुछ काम नहीं आया। खुसरो कह दिए उसका नाम, खुसरो कह दिए उनका नाम, ठीक है ना। अर्थ करो नहीं छोड़ो गांव, या तो अर्थ बताओ नहीं तो गांव छोड़ करके चले जाओ, ठीक है ना। तो फिर से बोलते हैं क्या लिखे कि बाला था जो सबको भाया और बड़ा हुआ कुछ काम ना आया। खुसरो कह दिए उसका नाम, अर्थ करो नहीं छोड़ो गांव। तो बताओ क्या है वो, ठीक है ना। तो वो है आपका दिया, दिया या दीपक। अब कैसे, देखो दिया या दीपक जब छोटा होता है ना तो सबके लिए ठीक होता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर मतलब जब उसका समय हो जाता है तो फिर वो बुझ जाता है, फिर किसी काम नहीं आता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से खुसरो जी लिखते हैं ये क्या है, ये दीपक है। अब ये आपको जो नोट्स है ना, इस नोट्स में ये सब कुछ आपको गिवन होगा, शब्दार्थ, ठीक है ना। इस तरह से शब्दार्थ,
नीचे संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। खैर आपका तो इस बार नहीं आ रहा है, इस बार तो आप लोग एमसीक्यू करोगे, ठीक है ना, बट फिर भी हम लोग को तो जानना चाहिए ना कि संदर्भ है क्या। तो देखिए यहाँ पे संदर्भ यहाँ पे संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, ये सब आपको दिया लिख कर दिए हम, ठीक है ना। ये देखिए शब्दार्थ, बाला मतलब छोटा होने पर, आपको बढ़ा दिए बस। ये अगर बाद में, इसके बाद अगर आपको नोट्स में भी वो चीज चाहिए होगा तो वो नोट्स में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सारा शब्दार्थ भी आपके नोट्स में है। संदर्भ मतलब क्या है? संदर्भ देखिए प्रस्तुत जो आपका पहेली है वो हमारे पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य, कला, संस्कृति और अभिव्यक्ति में संकलित कौन सा पहेलिया नामक शीर्षक से लिया गया है या अवतरित है। इसके कवि हिंदी साहित्य के आदिकालीन कवि, इनका नाम अमरीश खुसरो जी है, वो है। तो ये संदर्भ है। संदर्भ सब में एक होता है, सब में, हर पहेली में आप एक ही संदर्भ लिखिएगा, ठीक है ना। प्रसंग जो है वो अलग अलग होगा कि किस प्रसंग में ये पहेली है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो प्रसंग एक बार पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि इस अंश में कवि ने दीपक की रोशनी के माध्यम से नाम, काम और गांव का महत्व जो है उसका उल्लेख किया, ठीक ना। अच्छा, कुछ विशेष बात को यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो पहेली है ना, ये जो बाला था जो सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम ना आया, खुसरो कह दिए उसका नाम, अर्थ करो नहीं छोड़ो गांव। तो इसका कुछ विशेष जो है आपको पॉइंट्स बता दिया जा रहा है कि मनोरंजन के लिए खुसरो निर्मित प्राचीन छंद का एक काव्य विद्या है, ठीक है ना। ये एक काव्य विद्या से है। अच्छा, भाषा जो है वो सरल प्रचलित हिंदवी, ठीक है ना, जिसको हम लोग खड़ी बोली बोलते हैं, ठीक है, वो है। और ये सबसे बड़ी चीज, ये एक अबूझ पहेली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। ये एक अबूझ पहेली है। तो ये सारा पॉइंट जो हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, ये सब आपको, ये पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके बाद का जो क्लासेस होगा वो जो लोग ज्वाइन है, मतलब जो ज्वाइन होंगे या फिर जो ज्वाइन हो चुके हैं पहले से, उन सबको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट बाबू जितना जल्दी हो सके क्लास ज्वाइन कर लो, ठीक है। क्लासेस लंबा चलेगा, ठीक है, क्योंकि पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए, तो ये जो विशेष पॉइंट दिया ना, यहाँ से एमसीक्यू बनता है, ठीक है ना, कि ये किस तरह की पहेली है, ठीक है ना, बूझ पहेली है कि अबूझ पहेली है। तो एक तरह का अबूझ पहेली है, ओके। तो पहला पहेली आपका कवर हो गया, ठीक है ना। एक नंबर पहले हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है, जो कि आपको अभी बताए क्या है, वो दिया या दीपक है, ठीक है। फिर हम लोग करेंगे नंबर 2। अच्छा, अब हम लोग करें नंबर 2। चलो देखिए क्या लिखा है। फारसी बोली आईना, फारसी बोली आईना, तुर्की ढूंढी पाईना, ठीक है। हिंदी बोली आरसी आए, खुसरो कहे कोई ना बताए। क्या है वो, ठीक है ना। मतलब फारसी में उसे हम लोग आईना बोलते हैं, और तुर्की जो है, तुर्की में पाइना, ठीक है ना। तुर्की में क्या बोलते हैं, तुर्की भाषा है, तुर्की भाषा में हम लोग पाइना बोलते हैं। हिंदी में हम लोग उसको आरसी बोलते हैं, ठीक है ना। खुसरो कहे कोई ना बताए, मतलब खुसरो बोलते हैं कि अब बताइए इसका कौन बताता है, इसका नाम बताइए, ठीक है ना। खुसरो कहे कोई ना बताए, तो हिंदी बोले क्या आरसी आए, हिंदी में हम लोग उसको आरसी बोलते हैं। अब बताइए है क्या, ठीक है। तो ये क्या है, ये आईना है ना। इसको हम लोग दर्पण बोल सकते हैं या फिर इसको आरसी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दर्पण या आईना, है ना, या आरसी एक ही बतिया है। तो ये क्या है, ये है दर्पण, ठीक है ना। देखो, ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। इवन इसमें भी आपको ये संदर्भ फिर से मिल जाएगा, प्रसंग मिल जाएगा, ठीक है। जो देखो आपको अभी तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, अभी तो आपका ये काम नहीं आएगा, बट फिर भी इसमें सब कुछ हम प्रोवाइड कर दिए हैं। व्याख्या जो अभी आपको हम बताए वो व्याख्या यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार इसका विशेष देख लेते हैं बाबू कि इसमें क्या विशेष पॉइंट है, ठीक है ना। तो इस पहेली में, पहेली नंबर 2 में, ठीक है ना, जिसमें हम लोग का आंसर निकल के आ रहा है क्या, आरसी, ठीक है ना, मतलब आईना या दर्पण। तो ये फारसी या तुर्की एवं हिंदी भाषा का में दर्पण का अर्थ इसमें बताया गया है। 1 नंबर पॉइंट, विशेष पॉइंट। छंद प्राचीन काव्य, ठीक है। विद्या पहेली है, ये एक पहेली है। भाषा जो है वो सरल और प्रचलित हिंदवी भाषा है। और एक तरह की ये बूझ पहेली है। कौन सी पहेली है, ये एक तरह की बूझ पहेली है, ठीक है, याद रहेगा, एक तरह की बूझ पहेली है। बाबू पॉइंट्स याद रखो,
ठीक है ना। ये सब जो पॉइंट्स है ये सबको याद रखना पड़ेगा। ये कौन सा पहेली है? एक तरह का बूझ पहेली है। एक मिनट, इसके ठीक हम लोग ऊपर चल जाए। ठीक है, देखो ये एक अबूझ पहेली थी, पॉइंट नंबर 1। ठीक है ना, जो हम लोग किए थे, जिसमें हम लोग का निकला था पाला था जो सबको भाया, बड़ा हुआ फिर कुछ काम ना आया, है ना। तो वो जो था पहला 1 नंबर वो है अबूझ। अच्छा, ये वाला जो है जिसका अर्थ निकल के आ रहा आईना या आरसी या फिर दर्पण, ये क्या है? ये एक बूझ पहेली है। ठीक है ना, ये सब पॉइंट याद रख लेना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारा एमसीक्यू बनता है। ठीक है ना, हम लोग चलते हैं हमारे 3 नंबर पहेली की तरफ। चलिए 3 नंबर पहेली आ गया, थोड़ा बड़ा कर दे। चलिए नंबर 3 पहेली, कौन चलत वह देह बढ़ावे, कौन चलत वह देव बढ़ावे, जल पीवत वह जीव गवावे। ठीक है, मतलब कौन मतलब हवा, हवा चलने से वो देह बढ़ाता है। ठीक है ना, हवा चलने से वो देह अपना बढ़ा लेता है, अपना आकार बढ़ा लेता है। और जल पीवत वह जीव गवावे, मतलब अगर पानी पीता है या पानी जब गिरता है तो पानी से वो अपना प्राण खत्म, मतलब समझ लो उसका प्राण नष्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो जल पौन चलत वो देव बढ़ावे, मतलब हवा चलने से वो अपने शरीर का आकार को बड़ा कर लेता है। और जल पीवत वह जीव गवावे, मतलब वो अपना जीव गवा देता है। कब? अगर पानी होता है तो, या मतलब पानी पा करके वो अपना, जल पा करके वो अपना जीव जो है जान हुआ वो गवा देता है वह प्यारी सुंदर नार, वो क्या है? वो एक सुंदर नारी समान है ना, दिखने में वो मतलब है क्या? वो सुंदर नारी समान है। नार नहीं पर वह है नार, नारी नहीं है वो है नार। अब ये नार का अगर अर्थ हम बता देंगे आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है ना, तो वो क्या बोला कि नार नहीं पर वो है नार। एक्चुअली ये है क्या? ये है आग। नार मतलब आग। ठीक है ना, तो वो नार ही नहीं है, वो क्या है? वो आग है। ठीक है, तो आंसर होगा आग। ठीक है ना, नार या नार का, ये नार का अर्थ होगा आग। शब्दार्थ फिर से आपको दे दिए हैं। ठीक है, देख लीजिएगा आप शब्दार्थ, इसके अलावा संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या सब मिल जा रहा है। विशेष फिर से देख लीजिए बाबू। ठीक है, ये क्या है? तो फिर से ये बात है, यहाँ पे तो आंख का वर्णन है, ये भी पहली विद्या की है, और ये भी आपका हिंदवी भाषा में है, सरल प्रचलित हिंदी भाषा है। और एक बूझ पहेली है, ये भी एक क्या है? ये भी बूझ पहेली है। तो 2 नंबर और 3 नंबर बूझ पहेली है। ठीक है, 1 नंबर जो था वो अबूझ पहेली था। ओके, आगे देखिए, चलिए हम लोग चलेंगे अब 4 नंबर, 4 नंबर पहेली। चलो नंबर 4, सावन भादो बहुत चलत है, माघ पूस में थोड़ी। सावन भादो बहुत चलता है, मतलब बहुत बहते हैं, ठीक है ना, और माघ पूस में वो बहुत कम। ठीक है ना, सावन भादो वो बहुत चलता है, माघ पूस में कम। महीना है, आपको मालूम है हिंदी का सावन महीना, भादो महीना, कोई बात लिख रहा है। तो माघ पूस जो महीना है उसमें वो बहुत कम चलता है। अमीर खुसरो यूं कहते हैं, तू बुझ पहली मोड़ी। ठीक है ना, मतलब अमीर खुसरो कहते हैं कि तुम मेरा पहली जो है उसको समझो, उसको बूझो। तो बताओ क्या है? जो सावन भादो तो बहुत चलते हैं, बट माघ पूस में वो बहुत कम। ठीक है, तो वो क्या है? ऐसा तो बहुत कुछ है, बट यहाँ पे क्या है? ये है नाली। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको? नाली, नाली। ठीक है ना, नाली मतलब समझते हो? मोड़ी, मोड़ी या नाली। ठीक है ना, देखो मोड़ी या नाली। ठीक है ना, अभी इसका जो शब्दार्थ है ये भी आपको गिवन है, देख लीजिएगा। नीचे में व्याख्या भी फिर से किया हुआ है, जो अभी आपको बताया ये क्या है? ये है आपका नाली या नार, सॉरी मोड़ी। ठीक है, और इसमें भी हम लोग अगर इसका विशेष देखेंगे तो इसका विशेष क्या है कि बाबू देखो, भारत में अधिक वर्षा तथा ठंडे के महीने का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। अधिक वर्षा में वो बोले सावन भादो बहुत चलता है, तो क्या नाली बहुत भरा रहता है ना, तो बहुत तेज बहता है। अब ठंडे के महीने में पानी जो होता नहीं है तो फिर वो सूख जाता है या फिर बहुत कम बहता है। ठीक है ना, ये भी पहेली है और हिंदी भाषा में है। ये भी एक तरह की क्या है? बूझ पहेली। तो दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया बूझ पहेली। ठीक है ना, और थोड़ी और मोड़ी,
है ना। यहाँ पे थोड़ी और मोड़ी, इसका तुलनात्मक संबंध व्यक्त हुआ है इस पहेली में। तो ये पॉइंट भी अच्छा से याद कर लेना, ठीक है ना। तो ये विशेष पीडीएफ में, जब आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ से ये वाला अच्छा से घर बैठ करके फिर से देख लेना। चलो चलते हैं हम लोग आगे अपने पहेली नंबर 5 की ओर। चलो 5 नंबर पहेली निकल के आ गया। तो 5 नंबर पहेली क्या है? गोल मटोल और छोटा मोटा, है ना। गोल मटोल और छोटा मोटा, हरदम वह जमी पर लोटा, हरदम वह तो जमी पर लोटा, ठीक है ना। मतलब गोल मटोल छोटा मोटा, हमेशा वो जमीन पे लौटते रहता है। खुसरो नहीं, खुसरो कहे नहीं है झूठा, ठीक है ना। खुसरो झूठ नहीं कह रहे हैं। जो ना बुझे अकल का खोटा, जो अभी भी नहीं समझ पा रहा है वो अकल का खोटा है, ठीक है ना। अब आप समझिए आप क्या है, ठीक है। तो बताइए क्या है? यह है लोटा, छोटा मोटा, है ना। छोटा मोटा, गोल मटोल, छोटा मोटा, हरदम क्या करता है? जमीन पे लौटते रहता है, ठीक है। तो खुसरो बोले हम झूठ तो नहीं बोले भाई, जो नहीं समझता है वो अभी भी अकल का खोटा है। तो ये क्या है? यह है लोटा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर पहली नंबर 5 का आंसर होगा लोटा, ठीक है बाबू। अच्छा, शब्दार्थ आपको फिर से यहाँ पे दे दिए हैं, एक बार देख लीजिएगा। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। चलते हैं फिर हम लोग विशेष की तरफ। क्या विशेष है यहाँ पे? तो फिर से देखना पड़ेगा। ये एक अबूझ पहेली है, सबसे पहली बात। पॉइंट नंबर 2 पे पहले जंप मार्क कर दिए क्योंकि ये अबूझ पहेली, 1 नंबर और 5 नंबर अबूझ हो गया, बाकी 3 जो है वो बूझ पहेली है। अच्छा, घरेलू बर्तन एक लोटा, है ना। इसको पहेली के रूप में इसका सुंदर चित्रण किया गया है। ये भी पहेली है, छंद पहेली है, तथा भाषा जो है इसमें खड़ी बोली अर्थात हिंदवी जो भाषा है उसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम लोग कुछ अपने पहेली नंबर 6 के ओर। चल जाइए पहेली नंबर 6। अच्छा, एक मंदिर के सहस्त्रधर, हर दर में तिरिया का घर, ठीक है। एक मंदिर के सहस्त्रधर है, मतलब एक मंदिर के हजारों द्वार है, ठीक है ना। और हर दर में किसका घर है? तिरिया का घर, मधुमक्खी का घर है। बीच बीच में वाके अमृत ताल, बीच बीच में उसके अमृत ताल है, ठीक है ना। मतलब अमृत के तालाब समान, ठीक है ना। और बूझ है इनकी बड़ी महाल, इनकी बूझ बहुत, मतलब बुद्धि बहुत है। क्या है ये? ठीक है ना। फिर से बोलते हैं, एक मंदिर के सहस्त्रधर, हर दर में तिरिया का घर, बीच बीच में वाके अमृत ताल, और बूझ है इनकी बड़ी महाल। चलो कमेंट करके बताओ क्या है, ठीक है ना। जो लोग यहाँ पे है वो लोग का तो ठीक है। एक मंदिर के सहस्त्रधर है, मतलब क्या? हजारों द्वार है, ठीक है ना। और हर दर पे तिरिया का घर है, मतलब मधुमक्खी का घर है। और उसके बीच बीच में क्या है? अमृत ताल है, ठीक है ना। और इनकी जो बूझ है, इनकी जो समझ है, ये बहुत ज्यादा है। तो वो क्या है? ये क्या है? ये है शहद का छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता जो है ना, शहद का छत्ता। तो वही होगा मधुमक्खी का छत्ता या शहद का छत्ता, ठीक है ना। चलिए, आपको समझ में आया है शहद का छत्ता देख करके? अब जो होगा थोड़ा सा और अच्छा इंटरेस्टिंग है पहली। तो फिर ये शब्दार्थ आपके सामने, संदर्भ है, प्रसंग है, अर्थ जो है दे दिया गया है, व्याख्या कर दिया गया है। विशेष, ये विशेष की तरफ। तो क्या विशेष है? अब 6 नंबर पहेली में, इसमें इस पहेली द्वारा मानव को संगठन और एकता का संदेश दिया गया है। जैसे मधुमक्खी एक संगठन के, मतलब एक तरह से संगठित रहती है, एक रहती है, एकजुट रहती है, वो एक तरह का संदेश इस पहेली से मिल रहा है। मधुमक्खियों की बुद्धि और कौशल शक्ति जो है वो इसका ऊपर पे इस पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है ना। बहुत काम करते हैं। अच्छा, ये एक अबूझ पहेली, तो ये भी एक अबूझ पहेली हो गई। तो 1 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, 1, 5, 6 अबूझ पहेली है, ठीक है ना। जिसका उत्तर पहेली के बाहर होता है, ठीक है। मतलब इसका अबूझ मतलब क्या? इसका उत्तर पहेली के अंदर नहीं मिलेगा, पहेली से बाहर मिलेगा। और ये भी छंद पहेली है और हिंदी भाषा में लिखा गया है, ओके। विशेष पॉइंट्स कुछ जो था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो डिस्कस कर दिए। चलते अब हम लोग 7 नंबर की तरफ, नंबर 7। अच्छा, अब ये थोड़ा सा और मजेदार है। चलिए, इसका जो भी आंसर नीचे कमेंट कर रहा है, ठीक है, मेरा बोलने से पहले पढ़ लो, ठीक है। देखते हैं कौन कमेंट करता है, ठीक है। पानी में निस दिन रहे जाके हाड़ मान, पानी में जिसके हमेशा
हाड़ मांस जो है पानी में रहता है, मतलब जिसका हर दिन उसका हाड़ मांस पानी में रहता है, ठीक है ना। काम करे तलवार का फिर पानी में बस, वो तलवार का काम करता है और फिर जाकर पानी में उसका वास रहता है, मतलब फिर वो पानी में चल जाता है, फिर उसको पानी में रख दिया जाता है। तो बताओ वो क्या है, ठीक है ना। चलो देखते हैं कौन बताता है, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा नंबर 7, कुम्हार का डोला। डोरा डोरा डोरा, कुम्हार जो होता है ना, कुम्हार एक डोरी रखती है, डोरी। जब कुम्हार कुछ बनाता है ना अपना, मान लो घड़ा वगैरह कुछ भी बनाया, मिट्टी का कोई भी सामान बनाता है, एक डोरा से उसको काटता है, काट के निकालता है, फिर डोरा रख देता है पानी में। तो वही बात बोला, पानी में निस दिन रहे जाके हाड़ मांस, वो हमेशा पानी में ही डूबा रहता है, उसका हाड़ मांस सब पानी में रहता है, ठीक है ना। काम करे तलवार का, वो तलवार का काम करता है और फिर पानी में वास करता है, उसके बाद जाकर फिर से पानी में उसको रख दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये है आपका कुम्हार का डोरा। देखो यहाँ पे लिखा ना कुम्हार का डोरा या धागा, ठीक है। फिर से वही बात, शब्दार्थ दे दिया गया है, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, नीचे विशेष देख लेते हैं क्या विशेष है। चलिए विशेष में क्या है, विशेष में बताया जा रहा है कुम्हार का जो बर्तन है ना, कुम्हार द्वारा जो बर्तन बनाया जाता है और डोरे का जो सहयोग किया जाता है, तो या चाक से इसको अलग करने के लिए जो डोरा यूज होता है, उसका यहाँ पे एक सुंदर चित्रण किया गया है, ठीक है। डोरी की जो तुलना है वो तलवार से की गई, अभी अभी बताया, काम करे तलवार का और फिर पानी में वास। और पहली की भाषा भी खड़ी बोली है और जिसे खुशो ने हिंदवी नाम दिया है, ठीक है। और ये क्या है, ये भी बिन बूझ पहेली है, ठीक है ना। ये एक अबूझ पहेली है, बिन बूझ पहेली, ठीक है, याद रहेगा। एक बिन बूझ पहेली है, क्या है ये, बिन बूझ पहेली। ओके चलिए, तो हम लोग ये हम लोग 7 नंबर पहेली कवर किए, चलते हैं हम लोग के बाद, ये बिन बूझ पहेली बाबू, ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग चलते हैं 8 नंबर पहेली की तरफ, पहेली नंबर 8, चलिए ये और इंटरेस्टिंग है। चाम मांस, ठीक है ना, चाम मांस वाके नाही नेक, चमड़ा मांस नहीं है उसका, हाड़ हाड़ में वाके छेद, हड्डी हड्डी में उसका छेद है ना। चाम मांस वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद, हड्डी हड्डी में उसका छेदा 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 छेदा, मतलब छिद्र छिद्र है। मोही अचंभो आवत ऐसे, वामे जीव बसत है कैसे, ठीक है। मुझको तो अचंबा हो रहा है ना, खुशरो जी कहते हैं मुझको तो अचंबा हो रहा है कि उसमें जीव बसते कैसे, बताओ वो क्या है, ठीक है ना। फिर से बोल देते हैं, उसका चाम मांस नहीं है, ठीक है ना, और उसके हाड़ हाड़ में छेद है, और खुशरो जी को अचंबा हो रहा है कि आखिर उसमें जीव कैसे वास करता है, कैसे उसमें जीव वास कर सकता है, बताओ क्या है, ठीक है ना। वो है पिंजरा, ठीक है ना। क्या है, पिंजरा। तो पिंजरा जब देखना, पिंजरा उसमें कोई चमड़ा मांस नहीं होता है ना, बीच में छेद रहता है, उसके अंदर जीव वास करता है, कोई भी आप पंछी वगैरह जो है वो वास करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके बारे में बताया गया, ये है क्या है, पिंजरा। चलिए शब्दार्थ दे दिया गया, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या फिर से, और हम लोग इसका भी जो विशेष पॉइंट है वो एक बार कर लेंगे, विशेष। चलो ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, पॉइंट जो आपका पहेली नंबर 7 था वो बिन बूझ पहेली था, पहेली नंबर 8 भी बिन बूझ पहेली है, ठीक है ना। इसमें पिंजरा या जीव, पिंजरा और जीव के प्रतीक द्वारा गुलामी की जीवन की व्यवस्था का मार्मिक चित्रण किया गया है ना, कि किस तरह से ये लोग गुलामी का जीवन व्यतीत करते हैं। और भाषा जो है हिंदवी है और ये व्यंग्यात्मक है। ये किस शैली में लिखा गया, व्यंग करके लिखा गया, ताना मार के लिखा गया, ये व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है, ठीक है ना। ये भी बिन बूझ पहेली है। चलते हैं पहेली नंबर कितने की तरफ, 9 नंबर पहेली की तरफ चलते हैं। अच्छा थोड़ा और बड़ा कर दे, चलो। एक थाली मोती से भरा, सबके सिर पे औंधा धड़ा। एक थाली मोती से भरा, सबके सिर पे औंधा धड़ा, उल्टा धड़ा। एक थाली जिसमें पूरा मोती 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 भरा हुआ है और सबके सिर पे उल्टा है। चारों ओर वो थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। चारों ओर वो थाली फिरता है लेकिन उससे एक भी मोती नहीं गिरता है। क्या है वो, कमेंट करो कौन है, जल्दी जल्दी, ठीक है ना। क्या है वो, यह है क्या, बताओ। ऐसा कौन सा थाली है जिसमें मोती भरा हुआ और सबके सिर पे वो औंधा धरा हुआ है। एकमात्र आकाश है, और क्या है, ठीक है ना, एकमात्र आकाश है।
आकाश से आसमान। ठीक है, बहुत इजी था ये वाला। तो शब्दार्थ इसका भी दिया हुआ है, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या सब मिल गया। विशेष, इसका भी विशेष पॉइंट क्या क्या है जरा देख लेते हैं। तो बाबू ये भी हो गया बिन बूझ पहेली। अभी हम लोग 3 बिन बूझ पहेली किए, 7, 8, 9 बिन बूझ पहेली है, 7, 8, 9 बिन बूझ पहेली। ठीक है ना, याद रखना 1 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। ठीक है ना, ये अबूझ पहेली है। ठीक है ना, 1, 5, 6 दैट मीन्स 2, 3, 4 बूझ पहेली था। ठीक है ना। अच्छा, ये वाला जो है 9 नंबर, ये भी बिन बूझ पहेली है, खड़ी बोली में लिखा हुआ है, हिंदी भाषा है। और इसमें थाली जो है, थाल और मोती, ये प्रतीकात्मक रूप से इसका प्रयोग किया गया है। थाल जो है वो आकाश है और मोती उसमें जो है वो तारे वगैरह जो है वो मोती का रूप में है। ठीक है, तो हमारा लास्ट अब हम लोग करेंगे आखिरी पहेली, इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा क्लोज। ठीक है, चलो लास्ट 10 नंबर पहेली, पहेली नंबर 10। श्याम वरण पीतांबर कांधे। ठीक है ना, श्याम वरण, श्याम वर्ण के हैं, श्याम मतलब काले वर्ण के, पीतांबर है कांधे में, कंधे पे पीतांबर, पीतांबर मतलब पीला रंग का अंबर, पीला रंग का कपड़ा। ठीक है ना। अच्छा, मुरलीधर ना होए, श्याम वरण पीतांबर कांधे, मुरलीधर ना होए। ठीक है ना, मुरलीधर ना होए, बिन मुरली व नाद करद है, बिरला बूझे कोई। ठीक है ना, मतलब श्याम वरण के हैं, काले रंग के हैं, अब कंधे पे पीतांबर है। ठीक है ना, पीला रंग का जैसे अंबर होता है, पीतांबर है ना कपड़ा, लेकिन वो मुरलीधर नहीं है ना, मतलब वो कृष्ण नहीं है, मुरलीधर नहीं है। बिना मुरली वो नाद करते हैं, अब बिना ही मुरली के वो नाद करते हैं। ठीक है ना, बिरला बूझे कोई, कोई बिरला ही हो जो इसको बुझ जाए। ठीक है ना, इस पहेली को बुझे। तो आखिरी पहेली सब कमेंट करके बताओ क्या है। ठीक है, सबका इंतजार रहेगा कि कौन कौन किसको कौन कौन गेस कर पाया, इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, मतलब श्याम वर्ण के हैं, काले रंग के हैं, कंधे में पीतांबर भी है। ठीक है ना, लेकिन मुरलीधर नहीं है, और बिना मुरली के वो नाद करते भी है। कोई बिरला ही हो जो इसको बुझ जाए। तो क्या है, यह है भौड़ा। ठीक है ना, भौड़ा जैसे होता है ना, काले रंग का भौड़ा होता है, पीछे में पीला पीला स्ट्राइप्स होता है। ठीक है ना, और बिना मुरली के वो नाद करता है। ठीक है, तो कोई बिरला ही हो जो उसको समझ सके। शब्दार्थ भी आपको दे दिया गया, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या सब लिख दिया गया है। ठीक है, लास्ट इसका विशेष जरा देख लीजिए बाबू, ये भी एक आखिरी जो है, ये भी एक बिन बूझ पहेली है। तो लास्ट वाला भी जो है वो बिन बूझ पहेली है। ठीक है ना। अच्छा, भौरे की तुलना कृष्ण के रंग, पीतांबर और उसकी आवाज से जो है तुलना जो है उसका मुरली से तुलना किया गया है। ठीक है ना। अच्छा, भौरे का जो रंग मतलब है वो बोला ना, मतलब क्या, श्याम वर्ण। ठीक है ना, मतलब क्या, श्याम श्री कृष्ण के वर्ण के रंग की। ठीक है ना। अच्छा, कृष्ण की मुरली की विशेषता का जो है वो सामान्य भौरे से जो है भुनभुनाहट से की गई है। जो कृष्ण की जो मुरली है ना, वो भौरे के भुनभुनाहट से उनकी तुलना की गई है यहाँ पे। अच्छा, ये भी एक हिंदी भाषा में लिखा गया है, सरल भाषा में, सरल हिंदी भाषा में, खड़ी बोली में लिखा गया है, बिन बूझ पहेली है। एंड तो बाबू ये आज पूरा चैप्टर कवर हो गया, ये पूरा पीडीएफ। ठीक है ना, ये जो पूरा पीडीएफ है, ये पूरा पीडीएफ आप लोग को हम प्रोवाइड कर देंगे। और जो लोग भी अभी भी, फिर से बोलते हैं, जो लोग अभी भी अपना हिंदी इंग्लिश का क्लास नहीं कंप्लीट किए, उनका सब्जेक्ट नहीं कंप्लीट हुआ, सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, जितना जल्दी हो ज्वाइन कर जाओ। और आप सब भर भर के इस वीडियो को शेयर कर दो, सब जगह पे फैला दो बाबू। जिसका भी हिंदी और इंग्लिश कवर नहीं हुआ है उन सबके लिए ये एक मौका है, ओनली 700। ठीक है ना, आपका पूरा हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस हम लोग करके देंगे। ठीक है ना, विद पीडीएफ और कंप्लीट सपोर्ट। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन आपका सबका, जो ऑफलाइन आते हैं उनके लिए तो क्लासेस ऑफलाइन भी है। ठीक है ना, जो अगर आ सकते हैं तो हमारा इंस्टीट्यूट पे भी आप आ सकते हैं। इंस्टीट्यूट का एड्रेस है D340/A, न्यू आलमपुर बाई लेन 1, नियर आलमपुर शिव मंदिर, कोलकाता 7,66,000। ठीक है ना। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।